हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास बेहतरीन क्लास होने वाली है क्योंकि आज हम लोग क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन के पार्ट सेकंड को कवर अप करेंगे। प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने मेंसुरेशन और अलजेब्रा यानी बीजगणित और क्षेत्र मिति के कुछ सूत्रों पे बात किया था और जो बच गया था उसको पार्ट सेकंड के लिए छोड़ दिया गया था। तो प्यारे बच्चों, आज के पार्ट में यानी आज के क्लास में हम लोग उन्हीं क्षेत्र मिति के बारे में बात करेंगे जिनमें सूत्र होता है। लेकिन उससे पहले पथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड नामक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो पे जोरदार कमेंट करेंगे और प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर करेंगे। तो ज्यादा समय आप लोगों का न लेते हुए हम लोग चलते हैं क्षेत्र मिति में। प्यारे बच्चों, इसमें हम लोगों ने त्रिभुज को पढ़ा था। पहले पार्ट में त्रिभुज को एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ समाप्त करने किया था हम लोगों ने। आज के क्लास में हम लोग आयत यानी चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं चतुर्भुज क्या होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग चतुर्भुज। चतुर्भुज कहते हैं क्वाड्रेटलर। अंग्रेजी में दिक्कत स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है प्यारे बच्चों, बाकी हमारे हिसाब से तो यही होगा, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। चतुर्भुज क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, किसको कहते हैं? जिस प्रकार त्रिभुज का मतलब होता है कि तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, उसी प्रकार लिखेंगे चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। प्यारे बच्चों, यह चतुर्भुज की परिभाषा होगी। क्या लिख सकते हैं हम लोग कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। उदाहरण में देखेंगे तो बहुत सारे चतुर्भुज होते हैं प्यारे बच्चों, जैसे आप लोगों का समांतर चतुर्भुज, आगे समचतुर्भुज, उसके आगे प्यारे बच्चों समलंब चतुर्भुज, और देखेंगे तो आयत, वर्ग आदि। ये सब प्यारे बच्चों चतुर्भुज कहलाते हैं। तो हमारे हिसाब से चतुर्भुज आप लोगों को समझ में आया गया होगा कि चतुर्भुज क्या होते हैं। कुछ नोट करके लिख लिया जाता है, कुछ पॉइंट करके क्या लिखा जाएगा प्यारे बच्चों कि चतुर्भुज में चार कोण होते हैं तथा चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है प्यारे बच्चों, 360 डिग्री होता है। यानी एक प्रकार से गुणधर्म कह सकते हैं प्यारे बच्चों, या फिर नोट करके लिख सकते हैं कि चतुर्भुज में चार कोण होते हैं और चारों कोणों का जो योग होता है वह 360 होता है। आप लोग इसको उतारेंगे, फिर हम लोग अलग अलग समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, आयत, वर्ग के बारे में जानकारी लेंगे। इनके सूत्र को देखेंगे, इनके क्षेत्रफल को, इनके परिमाप को, और फिर इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग अलग अलग चित्र जैसे शंकु हो गया, बेलन हो गया, आप लोगों को गोला हो गया, वृत्त हो गया, इन सब के सूत्र की ओर बढ़ेंगे। तो आज के क्लास में समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। तो ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों को छोड़ दिया जाता है उतारने के लिए। तो आप लोग उतारिए, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों।
चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग पहला चतुर्भुज पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज। नाम सुन के ही आप लोगों को लग रहा होगा समांतर। समांतर का मतलब कह सकते हैं कि बराबर, यानी मिले तो ना लेकिन बराबर रहे। तो लिखेंगे ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके जिसके सॉरी बच्चों, आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा समांतर, ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, समान हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। नीचे पॉइंट करके एक लाइन और लिखेंगे प्यारे बच्चों कि समांतर चतुर्भुज का, यहां लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का कोण, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। यह है समांतर चतुर्भुज। तो क्या होता है प्यारे बच्चों समांतर चतुर्भुज? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने से मान चलिए है आमने वाला, तो यह है सामने वाले, यानी आपस में आमने सामने की भुजा समांतर यानी समान हो, उसे हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। चित्र अगर बनाना हो प्यारे बच्चों तो इस प्रकार का जो होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? यह कहलाते हैं प्यारे बच्चों समांतर चतुर्भुज। ये क्या है? समांतर चतुर्भुज। नाम दिया जाएगा तो यहाँ ए बी सी और डी इस प्रकार का होगा प्यारे बच्चों। अगर ए से सी को मिलाएंगे, यानी आमने सामने के कोण को मिलाने पर जो बनता है उसे कहा जाता है विकर्ण। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? विकर्ण कहा जाता है। तो यह है हमारा समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समांतर है, यानी कह सकते हैं बराबर है। अगर ये ए है प्यारे बच्चों तो ये भी ए है, और ये बी है तो ये भी बी है। तो अब हम लोग लिखेंगे फार्मूला, लिखेंगे फार्मूला। फार्मूला क्या लिखा जाएगा? सबसे पहला फार्मूला समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है मेरे प्यारे शेरों शेरनियों? आधार इंटू ऊंचाई। दोस्तों अगर हम लोग क्षेत्रफल को देखेंगे, अर्थात कर अगर लिखेंगे तो अर्थात क्षेत्रफल का मतलब ए बराबर आधार हमारा बी है और ऊंचाई हमारा ए है प्यारे शेरों। तो ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल। तो इस सूत्र को आप लोग नोट करेंगे। अगला सूत्र आप लोगों के सामने यहां होगा समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का परिमाप। दोस्तों परिमाप क्या होगा? चारों भुजाओं का योग परिमाप होता है। परिमाप का मतलब ही होता है प्यारे बच्चों बाहर से नापना यानी मापन। तो क्या लिखेंगे? ए में बी जोड़ेंगे और फिर ए जोड़ेंगे फिर बी जोड़ेंगे, यानी मोटे मोटे तौर पे दो बाहर रहेगा और आधार प्लस ऊंचाई, आधार प्लस ऊंचाई, यानी प्यारे बच्चों अर्थात करके क्या लिखेंगे हम लोग? अर्थात इसकी जगह क्या लिख सकते हैं प्यारे शेरों? इसकी जगह लिख सकते हैं परिमाप का मतलब होता है यश, और यश बराबर क्या आ जाएगा? 2 और आधार क्या है? आधार है बी और ऊंचाई है ए, यानी ए प्लस बी कहिए चाहे बी प्लस ए कहिए। यह होगा समांतर चतुर्भुज से बारे में,
यानी प्यारे बच्चों, एक एक स्टेप, एक एक लाइन, एक एक सूत्र आप लोगों को सिखाया जा रहा है, तो आप लोग बेहतरीन ढंग से सीखेंगे। अब आप लोग समांतर चतुर्भुज हो गया, इतना ही आप लोग पढ़ना, जितना जरूरत है प्यारे बच्चों क्षेत्रमिति उतना पढ़ा दिया जाएगा, आप लोग चिंता न करिए। अब समांतर चतुर्भुज के बाद हम लोग सम चतुर्भुज की ओर बढ़ेंगे, तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे सम चतुर्भुज के बारे में। सम चतुर्भुज क्या होता है, आप लोगों को, सॉरी बच्चों, आप लोगों को लिखा दिख रहा होगा सम चतुर्भुज। सम का मतलब होता है बराबर, और चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजाओं से घिरी आकृति। यानी लिखेंगे ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाइयां, चारों भुजाओं की माप समान हो। प्यारे बच्चों, सम चतुर्भुज कहलाता है, क्या कहलाता है, सम चतुर्भुज कहलाता है प्यारे से लोग। इस प्रकार आप लोग परिभाषा लिखेंगे, यानी जिसकी चारों भुजा बराबर होगी वह सम चतुर्भुज कहलाता है प्यारे बच्चों। पॉइंट करके इसमें भी लिखा जाएगा कि सम चतुर्भुज के, सम चतुर्भुज में सम चतुर्भुज में सम चतुर्भुज में चारों कोणों, या फिर लिखेंगे सम चतुर्भुज में प्रत्येक कोण, डायरेक्ट लिखिए, सम चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। यानी कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है प्यारे बच्चों, यह होता है सम चतुर्भुज। उधर चित्र छापना हो तो चित्र इस प्रकार बनेगा, ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, इसमें चारों भुजाएं बराबर है सॉरी बच्चों, चारों भुजाएं क्या है, बराबर है, इसलिए यह कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा प्यारे बच्चों, यह कहलाएगा सम चतुर्भुज। नामकरण करेंगे तो ए बी सी डी, अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, और ये ए है तो ये भी हो जाएगा, यानी चारों भुजाएं ए हो जाएंगे। इसके विकर्ण बहुत बेहतरीन होते हैं प्यारे बच्चों, यानी विकर्ण से ही होता है, सम चतुर्भुज का विकर्ण दिया रहेगा, विकर्ण से ही फार्मूला लिखेंगे। तो अब लिखेंगे हम लोग फार्मूला, फार्मूला, फार्मूला माचले विकर्ण इसका एक बी है और एक सी है प्यारे बच्चों। इस प्रकार अगर दिया है तो ध्यान से देखेंगे, फार्मूला क्या होगा, सबसे पहला फार्मूला सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या होता है क्षेत्रफल प्यारे बच्चों, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का, दोनों विकर्णों का गुणनफल प्यारे दोस्तों। आगे आगे क्या लिखेंगे, आगे ध्यान से देखेंगे, अर्थात करके लिख सकते हैं, अर्थात करके क्या लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल को ए से दिखाया जाता है, तो ए बराबर 1/2 और इंटू ए इंटू बी इंटू सी प्यारे बच्चों। यह फार्मूला होगा सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का।
आगे दूसरा, समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या फार्मूला होगा प्यारे बच्चों, यानी यस बराबर 4 इंटू भुजा, यानी यस बराबर 4 यानी चारों भुजाओं का गुणनफल कर देंगे 4 से, यानी चारों भुजाओं का या तो योग कर दीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि परिमाप का होता है सभी को जोड़ना, या फिर 4 से एक भुजा का गुणा कर देंगे, तब भी हमें क्या मिल जाएगा, परिमाप। तो आप लोगों के सामने यह था समचतुर्भुज, इसको लिखिए। इसके बाद हम लोग समलंब चतुर्भुज की ओर बढ़ते हैं। तो ज्यादा समय आप का आज नहीं लिया जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी आप लोगों को करवा दिया जाएगा सूत्र, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि अभी आप लोग 11th का पढ़ रहे हैं, तो उतना बेस पढ़ाया जा सकता है जितना आप लोगों को 11th और 12th में आ जाए। प्यारे बच्चों थोड़ा दिक्कत है, पानी पी लेते हैं तब तक आप लोग उतार लीजिए इसको। चलिए प्यारे बच्चों, अगला समलंब चतुर्भुज। समलंब एक बेहतरीन चतुर्भुज होता है, इसको बेहतरीन ढंग से समझा जाएगा। चलिए हम लोग पहले परिभाषा लिखकर आप लोगों को समझा देते हैं। लिखिए, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं या दो भुजाओं की, लिखिए दो भुजाओं की लंबाई, या फिर समांतर पहले लिखिए प्यारे बच्चों, लिखेंगे जिसकी दो भुजाएं समांतर तथा लंबाई असमान हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज कहलाता है प्यारे बच्चों। यानी क्या लिखा है प्यारे दोस्तों, लिखा है ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर, यानी समांतर तो हो लेकिन लंबाई उनका बराबर न हो। यानी जैसे मान चलिए यह रेखा और यह रेखा समांतर है, लेकिन क्या इनकी लंबाई समान है, तो नहीं समान है प्यारे बच्चों। तो उस चतुर्भुज को हम लोग समलंब चतुर्भुज कहेंगे। समलंब चतुर्भुज में प्रत्येक को 90 डिग्री का नहीं होगा, लिखेंगे पॉइंट करके, या फिर कोई हो सकता है, जैसे मान चलिए इस प्रकार दे दिया प्यारे बच्चों, अगर इस प्रकार दे दिया चतुर्भुज, तो यहाँ देखेंगे ये तो 90 डिग्री है, यह 90 डिग्री है, या और ये दोनों 90 डिग्री नहीं है। यानी कोई 90 डिग्री हो भी सकता है, कोई नहीं भी हो सकता। इसमें यह रेखा इस रेखा के समांतर है लेकिन लंबाई समान नहीं है, तो यह समलंब चतुर्भुज कहलाएगा प्यारे बच्चों। इसको आप लोग समझे रहिए, यहाँ नहीं लिखा गया, इसका मतलब 90 डिग्री का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चित्र बनाया जाएगा तो एक रेखा ये हो जाएगा और एक रेखा ये हो जाएगा और इनको मिला दिया जाएगा, तो यह जो बनकर तैयार होता है इसे हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इस प्रकार भी समलंब चतुर्भुज बन सकता है प्यारे बच्चों, इस प्रकार भी बन सकता है और इस प्रकार भी बन सकता है। तो कई प्रकार से समलंब चतुर्भुज बन सकते हैं। सिर्फ आप लोग ये जानते रहिए कि जिसकी दो भुजाएं समांतर हो लेकिन असमान हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, समलंब चतुर्भुज कहेंगे। नामकरण करेंगे तो ए हो जाएगा, बी सी डी, और यह तुम्हारा मतलब यह जो हो जाएगा आप सबका, यह भुजाएं दोनों आपस में समांतर होगी। इस पर एक लंब भी खींच दिया जाता है, जिसे हम लोग नाम क्या दे देते हैं प्यारे बच्चों, ई, और इसकी ऊंचाई जो हो जाएगा एच हो जाएगा। यहां से यहां तक की दूरी प्यारे बच्चों ए है, यहां से यहां तक की दूरी बी है, यहां से यहां तक की दूरी सी है प्यारे दोस्तों, और यहां से यहां तक की दूरी डी है। तो इस प्रकार जो चतुर्भुज बनकर तैयार होगा, इस चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहेंगे। तो चलिए इनका हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला लिखते हैं।
तो फार्मूला क्या होगा? पहला, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों? हो जाएगा 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। क्या प्यारे बच्चों? समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, और इसके साथ गुणा हो जाएगा कितने का प्यारे बच्चों? इसके साथ गुणा नहीं होगा और इसमें हम लोग भाग दे देंगे ऊंचाई का। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? समांतर भुजाओं का योग और गुणा करेंगे, भाग नहीं सॉरी बच्चों, गुणा कर देंगे ऊंचाई का। यह होगा फार्मूला। अथवा करके अगर लिखेंगे या अर्थात, अर्थात करके लिखेंगे तो क्षेत्रफल को दिखाया जाता है ए से। ए बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग क्या है? ए प्लस सी, और इंटू ऊंचाई क्या है हमारा? एच। तो यह हो जाएगा प्यारे बच्चों मोटे मोटे तौर पे आप लोगों का सूत्र। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह सूत्र समझ में आया होगा। आगे हम लोग इसी का परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप कैसे निकलेगा आप लोग ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे। दूसरा नंबर, समलंब चतुर्भुज का परिमाप, समलंब चतुर्भुज का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग प्यारे दोस्तों। यानी अर्थात करके अगर लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, तो शॉर्ट फॉर्म का आएगा यस बराबर चारों भुजाएं क्या क्या है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो उम्मीद करते हैं फार्मूला आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग एक नोट्स बनाए होंगे जिसमें आप लोग इस फार्मूले को उतार रहे होंगे। प्यारे बच्चों साफ सुथरा एकदम बेहतरीन ढंग से आप लोगों के सामने फार्मूले को दिखाया जा रहा है। तो आप लोग इसको उतारिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आयत और वर्ग की तरफ। आयत और वर्ग बेहतरीन कंसेप्ट के साथ समझाया जाएगा, हर बार लगभग पूछा जाता है हर किसी सवाल में। तो आप लोग इसको उतारिए, फिर हम लोग आयत की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे आयत प्यारे बच्चों। आयत क्या होता है? आयत एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही होता है, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाता है। तो बस इतना ही आप लोगों को समझना है। तो लिखेंगे ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी जिसकी आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। प्यारे बच्चों आयत कहलाता है। क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पता चल गया होगा परिभाषा, कि आयत की परिभाषा क्या होती है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वह आयत कहलाता है। जैसे प्यारे बच्चों चित्र बनाना हो तो इस प्रकार की जो आकृति होगी उसे हम लोग क्या कह रहे होंगे? उसे कह रहे होंगे आयत। यह है आयत प्यारे बच्चों। यह ए है, बी है, सी है, डी है। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है,
यहाँ से यहाँ तक की दूरी d है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्यारे दोस्तों c है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी d है। अगर विकर्ण खींच दिया जाए, विकर्ण की लंबाई अगर निकालना है प्यारे बच्चों, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकालेंगे। उसी प्रकार चतुर्भुजों में भी होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो आप लोग ध्यान देंगे, पाइथागोरस प्रमेय वहां नहीं लगेगा, वहां पर फार्मूले से निकाला जाएगा, लेकिन यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकालेंगे। तो फार्मूला इसका ही लिखा जाएगा। सबसे पहला फार्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल, और आयत के क्षेत्रफल से सभी बच्चे वाकिफ है, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अर्थात प्यारे बच्चों, अर्थात क्या लिखा जा सकता है, ए बराबर लंबाई की जगह क्या है प्यारे बच्चों, सॉरी यहाँ भी ये रहेगा प्यारे बच्चों, और ये भी हो जाएगा क्योंकि आने सामने भुजा बराबर है। तो लंबाई हमारा है d और चौड़ाई हमारा है a, यानी यह फार्मूला निकल कर आएगा आयत का क्षेत्रफल। अगला सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर होगा आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होगा प्यारे बच्चों, लंबाई में चौड़ाई जोड़ेंगे, फिर लंबाई जोड़ेंगे, फिर चौड़ाई जोड़ेंगे, यानी 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई, और 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्थात करके लिखेंगे, अर्थात यस बराबर 2 और लंबाई हमारा क्या है b और प्लस चौड़ाई हमारा a। तो इस प्रकार फार्मूला निकल कर आएगा प्यारे बच्चों। आप लोग ध्यान से इसको उतारेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं वर्ग की तरफ। तो चलिए बच्चों आप लोग इसको उतारिए, फिर वर्ग को पढ़ाया जाए। अब अगला है प्यारे बच्चों वर्ग। वर्ग है हमारा ई नंबर, यानी 5वां। वर्ग क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वह कहलाता है वर्ग। तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाइयां चारों भुजाओं की लंबाइयां समान हो, समान हो तथा तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वर्ग कहलाता है। क्या है प्यारे बच्चों, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाइयां समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो वह कहलाता है वर्ग। जैसे देख लीजिए, यह चित्र आप लोगों के सामने बनाया जा रहा है, इसमें चारों भुजा की लंबाइयां समान होगी और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, तो यह कहलाएगा प्यारे बच्चों वर्ग। थोड़ा सा दिक्कत है लेकिन फिर भी सही है। ये क्या हो जाएगा वर्ग, यहाँ a, यहाँ b, यहाँ c, यहाँ d, ये भी 90 डिग्री प्यारे दोस्तों, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, और मेरे प्यारे दोस्तों ये भी 90 डिग्री है। और इसकी भुजा की लंबाई a है, इस भुजा की लंबाई भी a होगा। इस भुजा की लंबाई a है तो इस भुजा की लंबाई भी a होगा। तो यह है हमारा वर्ग। अब इसके फार्मूले की बात करेंगे, तो फार्मूला कैसे निकलेगा, पहला वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल,
वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, भुजा का स्क्वायर कर दे, अगर हम लोग भुजा का वर्ग कर दे तो वह वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है। अर्थात क्या आएगा प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल का मतलब होता है ए बराबर भुजा क्या है हमारा, स्मॉल ए का स्क्वायर। तो यही होगा हमारा वर्ग का क्षेत्रफल प्यारे दोस्तों। अगला प्यारे बच्चों, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होगा प्यारे बच्चों, वर्ग का परिमाप होगा 4 इंटू भुजा, यानी 4 से भुजा में गुणा कर दे तो हमें वर्ग का परिमाप हो जाएगा। अर्थात यस बराबर प्यारे बच्चों 4 इंटू ए। तो यही फार्मूला होगा वर्ग का परिमाप। अब चतुर्भुज हम लोगों का समाप्त होता है प्यारे बच्चों इसी के साथ। चतुर्भुज के बाद हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग इसको उतारिए, फिर हम लोग वृत्त की ओर बढ़ते हैं। वृत्त में बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाएगा कि वृत्त क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त की जीवा, सभी को समझाएंगे आप लोगों को। तब तक आप लोग इसको उतारिए, फिर हम लोग वृत्त की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे वृत्त यानी सर्कल क्या होता है। सभी बच्चे वृत्त से वाकिफ है, वृत्त के बारे में सभी को कुछ न कुछ जानकारी है, फिर भी कुछ चीजें उनको बताया जाएगा। जैसे परिभाषा क्या होती है, लिखेंगे किसी समतल पर एक बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह से बनी बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्या होता है वृत्त की परिभाषा, किसी समतल पर एक बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह से बनी बंद आकृति को हम लोग वृत्त कहते हैं। जैसे मान के चलिए यह है हमारा एक निश्चित बिंदु किसी समतल पर, इससे निश्चित दूरी यहाँ पर मान के चलिए। अब यहाँ पर बिंदुओं का जो समूह होगा, इनसे जो बनने वाली बंद आकृति होगी, इस बंद आकृति को ही क्या कहा जाएगा प्यारे बच्चों, इस बंद आकृति को ही कहा जाएगा वृत्त। जैसे मान चलिए प्यारे बच्चों, यह है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो यह है हमारा वृत्त का केंद्र, यहाँ से यहाँ तक निश्चित दूरी ही क्या का बना रही है, वृत्त बना रही है। यानी अगर इसको रख दिया जाए यहाँ पर और ध्यान से देखा जाए प्यारे बच्चों, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, यह कहलाएगा प्यारे दोस्तों, यह कहलाएगा वृत्त। ध्यान से आप लोग देखेंगे, समझाने की गारंटी हमारी है, समझाकर आप लोगों को तब छोड़ा जाएगा। यानी इस प्रकार की जो आकृति होगी, इस आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, इस आकृति को कहा जाएगा प्यारे दोस्तों वृत्त। अभी आप लोग जुड़े रहिए, वृत्त में और भी कुछ सीखना है, लेकिन उससे पहले वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए। इस प्रकार का बनेगा वृत्त। यहाँ पर मान चलिए केंद्र है और ये रहा एक बिंदु, ये रहा, ये सब क्या है, ये सब बिंदुओं का समूह है। अब बात यह उठती है त्रिज्या क्या होती है, तो बिंदु और यह बिंदु यानी इनके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, त्रिज्या। त्रिज्या को दिखाया जाता है आर से प्यारे बच्चों। और अगर यह जो बाहर का पूरा एरिया है, यानी बाहर की जो लाइन दिख रही है आप लोगों को, सॉरी प्यारे बच्चों, इसे हम लोग क्या कहेंगे, यह जो बाहर की पूरी चीज है, इसी को क्या कहा जाएगा प्यारे बच्चों,
इसको कहा जाएगा वृत्त की परिधि। यह जो बीच में आप लोगों को दिख रहा है, यह वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि के बीच की दूरी जो होती है, यानी यहाँ से प्यारे बच्चों यहाँ तक जो दूरी आएगी, उस दूरी को कहा जाएगा वृत्त की त्रिज्या। और परिधि के एक बिंदु से परिधि के दूसरे बिंदु पर सीधी जो लाइन होती है, जो केंद्र से जाती है प्यारे बच्चों, कहां से? केंद्र से, उसे हम लोग कहेंगे वृत्त की व्यास, यानी वृत्त का व्यास होगा। और प्यारे बच्चों जो केंद्र से नहीं जाती, उसे वृत्त की क्या कहा जाता है? जीवा कहा जाता है। जैसे यहां से यहां तक की दूरी r है, यानी प्यारे बच्चों त्रिज्या, और यहाँ एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ है, और केंद्र से एक लाइन खींच दिया जाए, तो यह जो कहलाएगा, यह क्या कहलाएगा प्यारे दोस्तों? यह कहलाएगा d, यानी व्यास कहलाएगा। लेकिन अगर एक बिंदु यह है और एक बिंदु यह है, और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, तो यह कहलाएगा वृत्त की जीवा। प्यारे बच्चों इस बात को आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वृत्त समझ में आया होगा बेहतरीन ढंग से। जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, वह वीडियो को एक बार फिर से देखे, बेहतरीन कंसेप्ट के साथ समझाया गया है। अब हम बढ़ते हैं फार्मूला की तरफ, यानी फार्मूला क्या होते हैं वृत्त से जुड़े हुए। तो सबसे पहला फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है प्यारे बच्चों? वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी ए बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, जहां आर हमारा त्रिज्या है प्यारे बच्चों, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई एक कह सकते हैं अपरिमेय संख्या होती है, लिखेंगे पाई का मान, पाई का मान, पाई का मान प्यारे बच्चों 22/7, या फिर इसी को क्या लिखा जाता है? 3.14। जैसी जरूरत रहेगी वैसे आप लोग उपयोग में करेंगे। तो यह होता है पाई का मान। इसको बेहतरीन ढंग से आप लोग कहीं नोट करेंगे। पाई का मान सभी बच्चों को याद होगा, फिर भी एक बार लिखा दिया जा रहा है। पहला वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरा जो फार्मूला होगा वह होगा वृत्त की परिधि। प्यारे बच्चों जैसे और आकृतियां होती है, उसमें क्या होता है? वृत्त का परिमाप होता है। उसी प्रकार यहाँ पर वृत्त का क्या होता है? परिधि। वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला होता है प्यारे बच्चों 2 पाई आर। क्या होता है प्यारे दोस्तों? वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। अगर अगला हम लोग अगला सूत्र देखेंगे, तो अगला सूत्र होगा वृत्त की त्रिज्या कैसे निकाली जाती है? वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या निकालने का सूत्र होता है प्यारे बच्चों क्षेत्रफल, यानी ए बटा पाई, और ए का क्या कर दिया जाए प्यारे बच्चों? स्क्वायर, अंडर रूट कर दिया जाए, तो यही क्या हो जाता है? वृत्त का त्रिज्या प्यारे बच्चों अंडर रूट में ए बटा पाई। इस फार्मूले से वृत्त की त्रिज्या निकाला जाएगा। अगला फार्मूला वृत्त से क्या बनेगा? चौथा फार्मूला बनेगा प्यारे बच्चों वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास बराबर फार्मूला होता है 2 गुणे त्रिज्या, यानी त्रिज्या की 2 गुनी होती है वृत्त का व्यास प्यारे बच्चों। और हम लोग अगले परिभाषा अगले सूत्र की ओर बढ़े, तो अगला सूत्र हमारा होगा, अगला सूत्र का होगा प्यारे बच्चों, अगला सूत्र हो सकता है आप लोगों का वृत्त का व्यास ही निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है प्यारे बच्चों? हम लोग इस फार्मूले में आर की जगह क्या रख सकते हैं प्यारे बच्चों? इस फार्मूले में आर की जगह मान रख सकते हैं, या फिर परिधि बराबर क्या वृत्त का व्यास होगा निकल सकता है परिधि, और इसकी जगह क्या रख देंगे प्यारे बच्चों? बटा
परिधि बटा पाई, परिधि बटा प्यारे बच्चों पाई, यानी वृत्त का व्यास परिधि बटा पाई, 2r मान होगा व्यास और व्यास बराबर परिधि बटा पाई होता है। इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, वृत्त से संबंधित चीजों को निकाला जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पाई अंडर रूट में नहीं रहेगा, ए अंडर रूट में रहेगा, पाई अलग रहता है क्योंकि पाई का अंडर रूट नहीं निकाला जा सकता। तो इतने को आप लोग नोट करेंगे। वृत्त से बस इतना ही आप लोगों को जानकारी लेनी थी। अब वृत्त के बाद हम लोग या फिर इसी में जोड़ देते हैं प्यारे बच्चों, अर्धवृत्त भी जोड़ दिया जा रहा है। अर्धवृत्त क्या होता है, वृत्त का आधा ही का कहलाता है अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, सबसे पहले अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि होगी प्यारे बच्चों पाई आर प्लस 2 पाई आर, यानी जब इसका आधा कर देंगे तो ये जो लाइन है इसका निकाला जाएगा, तो उसका होगा पाई और आर, और प्लस वृत्त का क्या होता है प्यारे बच्चों 2 पाई आर, तो पाई नहीं रहकर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2r, 2 और r, तो यह होता है वृत्त की, यानी वृत्त सॉरी बच्चों वृत्त नहीं अर्धवृत्त की परिधि। अगला हम लोग निकालेंगे, अगला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और उसी का अगर आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त बन जाएगा, यानी यह होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो उम्मीद करते हैं यह 7 फार्मूले आप लोगों को बेहतरीन ढंग से याद होंगे और बेहतरीन ढंग से आप लोग इसका नोट्स बनाएंगे। प्यारे बच्चों हर एक तरीके से आप लोगों को सिखाया गया, जैसे मान के चलिए यह रहा वृत्त, इसको आधा कर देंगे तो यह अर्धवृत्त हो जाएगा। यह वृत्त की बगल की परिधि होती है, वृत्त की परिधि से एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी जो केंद्र से होकर जाए उसे हम लोग कहते हैं वृत्त का व्यास, और वृत्त परिधि के एक बिंदु से सिर्फ केंद्र की बीच की दूरी, यानी प्यारे बच्चों सिर्फ इतना ही दूरी क्या कहलाता है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और अगर केंद्र से नहीं होकर जा रही, मान चले यहाँ से यहाँ खींच दिया जाए, यहाँ से यहाँ खींच दिया जाए, यहाँ खींच दिया जाए, जो केंद्र से ना होकर जाए उसे जीवा कहते हैं प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार आप लोगों को फार्मूला लिखाया गया, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर और वृत्त की त्रिज्या ये हमारा है क्षेत्रफल बटा पाई। व्यास निकाल दिया गया, परिधि से कैसे व्यास निकाला जाता है उसको जान लीजिए। वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या के 2 गुनी होती है, इसको ध्यान दीजिए, फिजिक्स में भी यह बहुत जरूरी है। हालांकि फिजिक्स से हम लोग पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में ये सब आएगा इसलिए आप लोगों को सिखा दिया जा रहा है। वृत्त के बाद अगले हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे घन। घन क्या होता है, घन एक प्रकार की 3D आकृति होती है जिसमें 3 विमा होती है, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। आयत में सिर्फ लंबाई चौड़ाई थी प्यारे बच्चों, वर्ग में भी लंबाई चौड़ाई थी, लेकिन जो घन होता है घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है, उसे हम लोग कहते हैं घन। लिखेंगे ऐसी 3D आकृति, ऐसी 3D आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई हो तथा 6 फलक हो, घन कहलाता है, घन कहलाता है। चित्र से बनाया जाए प्यारे बच्चों, तो ऐसे आप लोगों ने बचपन में बहुत से चित्र बनाए होंगे। यह किसका उदाहरण है, यह है घन का उदाहरण प्यारे बच्चों। यह किसका उदाहरण है, घन का उदाहरण है। बहुत ध्यान समझेंगे, यह घन है,
इसकी 6 फलक होते हैं। दिखाया जाए जैसे आप लोगों को, तो इसको देखेंगे आप लोग, यह बिल्कुल घन की तरह है। एक फलक ये रहा ऊपर वाला, नंबरिंग कर दे तो ये हो जाएगा 1। इसके नीचे वाला 2 फलक, इसके बगल वाला 3 फलक प्यारे बच्चों। इस तरफ आएंगे तो 4 नंबर, यहाँ 5 नंबर और यहाँ 6 नंबर। अगर आप लोगों को दिखाया जाए तो ये देखिए, ये रहा 1 नंबर प्यारे बच्चों, ये रहा 2 नंबर, ये रहा 3 नंबर, और इस तरफ चलेंगे तो 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6, यानी 6 फलक होते हैं प्यारे बच्चों। और देखेंगे तो यही हमारी क्या है, यह हमारा घन है। लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है प्यारे बच्चों। यह लंबाई, यह चौड़ाई और यह ऊंचाई हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखेंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ध्यान से देखेंगे तो इसमें 6 फलक होते हैं और 3D एनिमेशन होता है प्यारे बच्चों। तो घन आप लोगों को समझ में आया होगा कि घन क्या होता है। देखेंगे, अगर यहाँ देखेंगे तो लंबाई भी है, मतलब ऊंचाई भी है, चौड़ाई भी है, और नीचे देखेंगे तो ये रहा लंबाई भी। ये रहा आप लोगों का लंबाई और ये रहा आप लोगों का चौड़ाई। ध्यान से समझाने का प्रयास किया जा रहा है प्यारे बच्चों। यह है आप लोगों का लंबाई मान लीजिए, फिर चौड़ाई, और ये रहा एक चौड़ाई। और ऊंचाई देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक, यानी जो 3D होता है, 3D सामने से नहीं दिखता, बगल में दिखाए तो ये जो पूरा होगा यह क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, ऊंचाई कहलाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके फार्मूले की ओर बढ़ेंगे। नामकरण कर देते हैं ABCDEFGH, इस प्रकार का होगा। चलिए फार्मूला लिखेंगे। पहला फार्मूला होता है घन का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल फार्मूला होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। क्योंकि प्यारे बच्चों 6 वर्ग होते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे तो एक वर्ग ये रहा, एक वर्ग ये रहा, एक वर्ग ये और एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो घन के लिए 6 को गुणा करना पड़ेगा, अर्थात प्यारे बच्चों a बराबर 6 इंटू ए का स्क्वायर। तो ये फार्मूला आप लोग लिखेंगे। अगला प्यारे बच्चों, अगला फार्मूला क्या होगा आप लोगों का। अगला फार्मूला आप लोग ध्यान से देखेंगे तो घन का आयतन होता है। क्या होता है, घन का आयतन। ये जो डिबिया है प्यारे बच्चों, इसमें कितना पानी भरा जा सकता है उसी को कहा जाता है आयतन। तो घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब। क्या होता है प्यारे बच्चों, भुजा का क्यूब, अर्थात b बराबर a का क्यूब। और अगला प्यारे बच्चों 3 नंबर, घन के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई क्या होगा, करड़ी में 3 इंटू भुजा प्यारे बच्चों। यह होता है फार्मूला। अब चौथा क्या निकालेंगे हम लोग, निकालेंगे घन के भुजा की लंबाई। घन के भुजा की लंबाई 2 प्रकार से निकाला जा सकता है। एक a बराबर क्या होगा, जब इधर करेंगे प्यारे बच्चों तो आयतन यानी v हो जाएगा अंडर क्यूब रूट। यानी अगर हम लोग घन के आयतन का क्या निकाल दे, घनमूल निकाल दे, तो हमें भुजा पता चल जाएगा। और दूसरा इसी का फार्मूला होगा a बराबर विकर्ण बटा करड़ी में 3। तो इन दोनों फार्मूले को आप लोग नोट करेंगे, थोड़ा नीचे लिख दिया जा रहा है। a बराबर विकर्ण
बटा करड़ी में 3। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि घन से जुड़े हुए सभी बातों को आप लोग ध्यान से समझेंगे। घन के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे ABCD EFGH। घन के बाद अगला जो हेडिंग होगा, अगला जो टॉपिक होगा वह घनाभ होगा। अब सूत्र सिर्फ आप लोगों को लिखाया जाएगा और परिभाषा छोड़ दिया जाए, क्योंकि परिभाषा प्यारे बच्चों पूछता नहीं है, सूत्र पूछता है। समय ज्यादा हो गया है और तीसरे पार्ट में ले जाना उचित नहीं है इस वीडियो को, इसलिए आप लोग इस सूत्र को उतारिए, फिर हम लोग घनाभ की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगला हम लोग पढ़ेंगे घनाभ। देखिए यह आकृति जो है यह घनाभ की है। इसमें ऊंचाई बराबर है, लंबाई अलग अलग है। यानी ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों तो 6 फलक इसमें बराबर नहीं है। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं आयत की तरह होता है। तो इससे जुड़े हम लोग सूत्रों की ओर देखते हैं, तो ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। पहला सूत्र होगा इसका, पहला सूत्र होगा घनाभ का प्यारे बच्चों घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन फार्मूला क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। प्यारे बच्चों अगला फार्मूला होगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा प्यारे दोस्तों? होगा 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। इस प्रकार आप लोगों का फार्मूला होगा। अगला प्यारे बच्चों, अगला यानी 3 नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों? 3 नंबर आप लोगों को दिखा जाएगा घनाभ के विकर्ण की लंबाई या फिर घनाभ की ऊंचाई। कैसे निकालेंगे ऊंचाई प्यारे बच्चों? इस फार्मूले से निकाला जाएगा, यानी आयतन बटे लंबाई गुणे चौड़ाई। प्यारे दोस्तों अगला घनाभ की चौड़ाई निकालेंगे इसी प्रकार। तो वह क्या निकलेगा? घनाभ की चौड़ाई निकलेगा आयतन बटे ऊंचाई और गुणित लंबाई। और इसी प्रकार अगला प्यारे बच्चों घनाभ की लंबाई निकालेंगे। तो घनाभ की लंबाई क्या निकलेगा मेरे प्यारे दोस्तों? घनाभ की लंबाई निकलेगा आयतन बटे चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब अगला जो हम लोग निकालेंगे, अगला फार्मूला आप लोगों के सामने होगा। कमरे वाले सवाल बहुत पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। कमरे का क्षेत्रफल यह है, कमरे का आयतन बताइए कमरे का। तो कमरे से जुड़े हम लोग निकालेंगे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा फार्मूला प्यारे बच्चों? कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला होगा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई और बाहर गुणा रहेगा ऊंचाई का। तो यह फार्मूला होता है प्यारे बच्चों
कमरे के चारों ओर दीवारों का क्षेत्रफल। अगला हम लोग लिखेंगे, अगला लिखेंगे ढक्कन रहित। जो ज्यादा पूछा जाता है सवाल वही लिखा जा रहा है प्यारे बच्चों। ढक्कन रहित, ढक्कन रहित, ढक्कन रहित टंकी, ढक्कन रहित टंकी का क्षेत्रफल। ढक्कन नहीं रहेगा, बिना ढक्कन के टंकी का जो क्षेत्रफल होगा वह कितना होगा मेरे प्यारे शेरों? वह होगा 2 ऊंचाई और ब्रैकेट में क्या होगा प्यारे बच्चों? लंबाई प्लस चौड़ाई और फिर ब्रैकेट बंद प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई। उम्मीद करते हैं ये फार्मूला आप लोग लिख लेंगे। अगला जो होगा छत का फर्श का क्षेत्रफल, यानी 5 2 7 8 नंबर छत के फर्श का, छत के फर्श का क्षेत्रफल। यहाँ प्यारे बच्चों 1 नंबर छत के फर्श का क्षेत्रफल अगर देखेंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है छत के फर्श का क्षेत्रफल। इस प्रकार हम लोग लिखेंगे, प्लस नहीं गुणा रहेगा प्यारे बच्चों, सॉरी। छत के फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। इस प्रकार घनाभ समाप्त होता है। घनाभ के बाद हम लोग पढ़ेंगे शंकु, और शंकु के बाद बेलन। 2 आकृति और बची है, उन दोनों को देख लेते हैं, फिर आज का क्लास समाप्त कर दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसको उतारिए, फिर हम लोग शंकु की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों शंकु पढ़ेंगे। शंकु का क्या होता है चित्र देखिए आप लोग, उल्टी टोपी के आकार का होता है, यानी बर्थडे पे जो हम लोग कॉपी सॉरी बच्चों, कॉपी नहीं टोपी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। यह है हमारा शंकु, और इसके आधार की त्रिज्या r है, इसकी तिर्यक ऊंचाई l है प्यारे बच्चों, और ऊंचाई इसकी है h। इस प्रकार का अगर दिया रहेगा तो इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे? पहला सूत्र होगा इसका शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्या होता है प्यारे बच्चों? 1/3 पाई r स्क्वायर h। आगे दूसरा नंबर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई के लिए सूत्र क्या होता है? l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर और प्लस r स्क्वायर। अब इसमें पहला नंबर करेंगे l बराबर तो आ जाएगा √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। दूसरा नंबर करेंगे प्यारे बच्चों h बराबर करेंगे तो ये इस तरफ जाएगा, तो l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का √। और तीसरा नंबर करेंगे प्यारे बच्चों r बराबर, तो ये हो जाएगा √l स्क्वायर और माइनस h स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि फार्मूला आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला तीसरा नंबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा प्यारे बच्चों? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। लिखते हुए चलेंगे प्यारे बच्चों। अगला शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र का मतलब ये टेढ़ा है प्यारे बच्चों, और संपूर्ण मतलब वृत्त का भी जुड़ जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय
शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों? पाई आर एल, और यह नीचे वृत्त है और इसका क्या होगा क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे तो पाई आर दोनों में कॉमन है, तो क्या बचेगा? एल प्लस आर। तो चाहे एल प्लस आर कहिए चाहे आर प्लस एल, तो यह फार्मूला होगा, आप लोग इसको उतारेंगे। अगला 5 नंबर होगा शंकु के आधार का क्षेत्रफल। शंकु के आधार का क्षेत्रफल। आधार वृत्ताकार है इसलिए उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार आप लोगों का शंकु भी समाप्त होता है। शंकु में इतना ही आप लोगों को पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों, तो बेहतरीन ढंग से आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग इसको उतारेंगे। और फिर अगले हम लोग बेलन की ओर पढ़ते हैं, और बेलन के बाद गोला पढ़ेंगे और इस क्लास को समाप्त कर देंगे। चलिए बच्चों इसको उतारिए, फिर बेलन की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, बेलन क्या होता है देखेंगे। बेलन को इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। गैस सिलेंडर सब बच्चे देखे हैं, उसी से मिलता जुलता आकार का होता है, इस प्रकार का। यह बेलन के ऊपर वृत्त, बेलन के नीचे वृत्त, बीच में ऊंचाई। तो लिखेंगे पहला सूत्र, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन के आयतन बराबर फॉर्मूला का होता है प्यारे बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा, बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो आयतन यानी v बटा, ये नीचे चला जाएगा नहीं, पाई आर स्क्वायर। अगला तीसरा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। अगला, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन के ऊपर भी गोला लगा है, नीचे भी गोला लगा है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। देखेंगे 2 पाई आर कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा अंदर? एच प्लस आर। तो ये फार्मूला होता है बेलन का। बेलन से बस इतना ही फार्मूला आप लोगों को याद करना है, या फिर बेलन से वो ज्यादा फार्मूला नहीं पूछता प्यारे बच्चों। इतना आप लोग याद कर लेंगे। आर का मान निकालना होगा तो इसको उस तरफ लेकर चले जाएंगे। तो हम लोग अगला चलते हैं, आज के टॉपिक का आखिरी, गोला। गोला को इंग्लिश में कहते हैं स्फीयर। गोला और वृत्त क्या होता है? वृत्त में केंद्र होता है, गोला बिना केंद्र के होता है, यही अंतर होता है प्यारे बच्चों। तो पहला फार्मूला होता है गोले का आयतन, या फिर गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे गेंद देखे प्यारे बच्चे, चूड़ी देखे हैं, चूड़ी में केंद्र नहीं होता, चूड़ी हमारा गोला होता है, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, यानी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरा, गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है प्यारे बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगला, इसी में अगर अर्धगोला लिख दिया जाए तो अर्धगोले का प्यारे बच्चों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो टेढ़ा रहता है,
इस प्रकार का गोला रहता है। इसका जो ये होता है बाहर वाला भाग, यही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। गोले का पूरा होता है तो अर्धगोले का उसी का आधा कर देंगे। चौथा अगला फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन इसी का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2/3πr³। बस इतना ही आप लोगों को पढ़ना था प्यारे बच्चों। लिख सकते हैं दी एंड। और भी होते हैं लेकिन आपके लिए बस इतना ही काम का है, इसलिए आज के क्लास को विराम देते हैं। आज एक बेहतरीन क्लास आप लोगों के साथ है संपन्न हुआ। अगले क्लास में हम लोग प्यारे बच्चों और भी चीजों को पढ़ेंगे। अभी 2 टॉपिक आप लोगों का महत्वपूर्ण बचा है, एक समाकलन और एक अवकलन। उसको भी अलग अलग क्लासों में कवर अप किया जाएगा। तब तक के लिए प्यारे बच्चों आप लोग अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को साथ भी बुलाइए। तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों। आप लोग अपना ध्यान रखेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।